नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम हिंदी का जो पेडालॉजी सेक्शन हमने चालू किया है उसका ये सेकंड चैप्टर है साथियों, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आपने इसका जो पहला भाग है भाषा अर्जन अधिगम उसको अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये इसका सेकंड चैप्टर है ना। क्योंकि अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद स्कोरिंग जो एक हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र है उसका टॉपिक बन जाता है ना। आपको अगर आप सीजी टेट का देते हैं तो उसमें 15 नंबर कवर करता है। अगर आप शिक्षक भर्ती दे रहे हैं तो उसमें 7 से 8 नंबर का ये वेटेज रखता है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और आसान टॉपिक आता है साथियों इसमें, है ना। अगर आप इसको समझ ले तो अपना इसमें पूरा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, भाषा शिक्षण के सूत्र, सेकंड टॉपिक है हमारा, ठीक है। बेहद इम्पोर्टेंट है ये चीज़, है ना। भाषा हम पढ़ रहे हैं तो उसका शिक्षण जो सिद्धांत है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है ना। और एकदम बेसिक चीज़ है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एक एक लाइन में आपको बस याद रखना है सारी सिद्धांतों को। इससे क्या है कि क्वेश्चन बनता है ना। तो भाषण शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत है उसको देखेंगे। पहला सिद्धांत क्या कहता है? स्वाभाविकता का सिद्धांत, है ना। स्वाभाविकता का सिद्धांत को देखिएगा। भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है कि भाषा क्या हमारे लिए एक स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा अपने समाज में रहकर, अपने परिवार में रहकर भाषा को अर्जन करता है, ठीक है। अगला देखते हैं रुचि का सिद्धांत। जो रुचि का सिद्धांत है, जब तक भाषा सीखने में बच्चे की अगर रुचि ना हो तो तब तक हम उसे भाषा नहीं सिखा सकते। अब क्या कि रुचि, इंटरेस्ट जो है, अगर बच्चे में भाषा को सीखने के लिए ललक नहीं है, बच्चे का अगर रुचि ना हो तो हम बच्चे को भाषा मतलब सिखा नहीं सकते हैं। जो अर्जन वाली स्थिति में तो अर्जन कर लेगा, है ना। जैसे जो अपनी मातृबोली है बच्चा उसको अर्जन कर लेगा। अगर हम उसको चाहें कि इंग्लिश सिखाना है तो बच्चे की जब तक रुचि उसमें ना दिखेगी, बच्चे की रुचि नहीं रहेगा तो हम उसको इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं। ये चीज़ कहता है ये। अगला देखिएगा, तीसरा है प्रयत्न का सिद्धांत, है ना, इम्पोर्टेंट है। भाषा तत्वों की जटिलता को प्रयत्न के बिना नहीं सीखा जा सकता। वही चीज़ है कि अगर आप मातृभाषा तो सीख जाता है बच्चा, अर्जन कर लेता है, लेकिन जब अधिगम की बात आती है तो जब तक बच्चा प्रयास नहीं करेगा, जटिलता से उसको अध्ययन नहीं करेगा, उसमें रुचि नहीं रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो भाषा को नहीं सीख सकता, है ना। जीवन में संबंधित करने का सिद्धांत। जो विषय या क्रियाएं बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होती है वह उन्हें जल्दी सीख लेता है। अब जैसे कि जो चीज़ अपने डेली के यूज में जो शब्दों का प्रयोग करता है बच्चा, है ना, उसको सीखने में, बोलने में बच्चा जल्दी सीख लेता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। यदि शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील रखा जाए तो बच्चे भाषा को जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह शिक्षा देने से पहले पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं का चयन एवं व्यवस्था जो है ठीक ढंग से करें, ताकि क्या है उसका एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण जो उसका शिक्षण को बच्चा क्या है ग्रहण कर सके, ठीक ना। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा की दक्षता, है ना, के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। किसी भी विषय को हम तभी दक्ष हो सकते हैं जब हम उस भाषा पे बार बार अभ्यास करेंगे, ठीक ना। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? अनुकरण से आशय है नकल करके सीखना। बाल्यावस्था में बच्चा अपने
अपने से बड़े बड़े शब्दों को नहीं सीख सकता, उसे हम पहले बोल कर दिखाते हैं, तब फिर बच्चा हमारे पीछे दोहराता है, उसको अनुकरण करता है, बोलने का अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है, तब क्या है बच्चा उसको अच्छे से सीख पाता है ना। अब इसमें देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कक्षा में हर बच्चे की मानसिक एवं शारीरिक दक्षताएं जो है भिन्न भिन्न होती हैं। अगर बच्चे में, एक कक्षा में अगर 5 बच्चे हैं तो पाँचों बच्चे की जो है बौद्धिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, शारीरिक जो दक्षताएं हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। उनकी समझने की क्षमताएं भी अलग अलग पाई जाती है, ठीक है ना। और बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। अपने शिक्षण को सरल एवं सुगम बनाने के लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत को अपनाना चाहिए, है ना। और ये जो है शिक्षण शास्त्र, जो भाषा का शिक्षण का उद्देश्य था, ये इतना आपको याद रखना है ना। अगला जो देखिएगा शिक्षण के जो सूत्र हैं, है ना, शिक्षण सूत्र जो है ये इम्पोर्टेंट है ना। पहला देखिएगा मनोविज्ञान के तार्किक की ओर से, ये शिक्षण सूत्र का देख लीजिएगा ना, है ना। तो पहला देखते हैं मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, है ना। तो पहले अध्यापक को मनोविज्ञान तरीके से बच्चे को जो है तैयार करना चाहिए कि उसको पढ़ाई करानी है ना, करनी है। अगर वह मनोविज्ञान आधार पर पढ़ेगा तो वह रुचि के साथ पढ़ता हुआ तर्क प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है साथियों, है ना, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना। विश्लेषण का क्या अर्थ होता है? टुकड़ों में तोड़ना। और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। ये चीज़ याद रखना। विश्लेषण मतलब हम पहले बड़ा सा, अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको तोड़ तोड़ करके हम सीखते हैं, और संश्लेषण में क्या करते हैं कि तोड़ा हुआ चीज़ को फिर जोड़ते हैं, तो क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है, ठीक ना। और बाल केंद्रित के अनुसार, तो अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख कर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित क्या होता है कि बाल केंद्रित में हम बालक को प्राथमिकता देते हैं, है ना। शिक्षक उसका क्या है कि आधार होता है ना, सुगम करता होता है, मार्गदाता होता है ना। अनुभूतियों, व्यवस्था तथा रुचियों को ध्यान में रख कर शिक्षा देने की प्रयास करना चाहिए, है ना। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, तो बच्चा किसी भी नए संप्रदाय को लेकर हमेशा भ्रांति में रहता है। बच्चे की भ्रांति को ध्यान में रखकर उसको जो है ज्ञान देना चाहिए, ताकि क्या है कि वह उसके प्रति निश्चित हो सके, है ना। अगला देखिएगा पूर्ण से अंश की ओर, तो अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए, पूर्ण रूप से उसको जानकारी देना चाहिए। बाद में उसके क्या है छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला देखिएगा मूर्त से अमूर्त, या फिर इसको कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। तो बच्चा पहले अपने सामने है ना, सामने हुई वस्तु, जो भी सामने रखी हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद उसको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। बच्चा उन चीज़ों के ऊपर तार्किक रूप से नहीं सोच सकता तो उसने पहले नहीं देखी हुई है, जिसको उसने बच्चा कभी पहले नहीं देखा है। अतः पहले बच्चे की वास्तविक चीज़ों को दिखाने के बाद में उसको हटाकर उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है बच्चे को बोलना चाहिए और अभ्यास कराना चाहिए, है ना। तो यही होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने वो चीज़ है ना। सूक्ष्म की ओर जो हमारी कल्पना, जो हमारी चिंतन में आधारित होता है, जिसको हम सोचते हैं, वही हमारा क्या सूक्ष्म है ना। मूर्त का मतलब होता है कि जो हम चीज़ छू करके देख करके देखते हैं वही मूर्त है। अमूर्त में हम जिसको छू कर और फिर नहीं देख सकते, है ना, तो हमारा अमूर्त चिंतन है, ठीक है। और विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद उसका सामान्य रूप प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को विशिष्ट रूप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वही चीज़ है जो स्थूल और
मूर्त अमूर्त वाली जो बात है वही चीज़ है ना। सरल से कठिन की ओर बच्चे को जो है ले जाना चाहिए। तो पहले अध्यापक को सरल संरचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, सरल चीज़ें बच्चे को पहले बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। उसके बाद जो है उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर बच्चे का जो स्तर को बढ़ाना तथा बिल्कुल अंत में मुश्किल संरचनाएं को प्रस्तुत करनी चाहिए, है ना। जैसे हम बच्चे को अगर जोड़ सिखा रहे हैं तो पहले 1 अंक वाली जोड़ सिखाएंगे, है ना, मतलब इसके बाद 2 अंक वाली सिखाएंगे, फिर 3 अंक वाली सिखाएंगे, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो उसको घटाना, फिर गुणा करना, फिर भाग करना सिखाएंगे, है ना। तो सरल से कठिन की ओर लेकर के जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना, ठीक है। तो पढ़ने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चे की उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। अगर हम किसी टॉपिक को बच्चे को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर हम बच्चे को जल के बारे में बता रहे हैं तो पहले हम बच्चों से ये जानने की चेष्टा रखेंगे कि बच्चे को जल के बारे में क्या क्या आता है। फिर उसके आधार पर जो उसको ज्ञात है ना, फिर जैसे पानी के बारे में बच्चे को पता है तो पानी से लेकर के फिर उसको, और जो चीज़ नहीं जानता है, जो अज्ञात है उसके लिए, उन सारी चीज़ों को बच्चों के मतलब जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसको जोड़ते हुए हम नए ज्ञान की ओर लेकर के जाएंगे। वही चीज़ है ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के जाना है इसमें, ठीक है। अब अगला देखिएगा, अगला टॉपिक आया है हमारा शिक्षण। शिक्षण की क्या है कि विशेषताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखिएगा, पहला है शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। शिक्षण एक भाषी प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, और शिक्षण एक त्रिविव प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये शिक्षण की विशेषताएं हैं, इम्पोर्टेंट है ना। अगला देखिएगा, अब भाषा शिक्षण में व्याकरण की जो क्या भूमिका है, इसको देखते हैं, है ना। अब इसकी जो परिभाषा है देखिएगा, व्याकरण भाषा का क्या है, व्यवहारिक विश्लेषण है। एक लाइन में भाषा क्या है, व्याकरण का व्यवहारिक विश्लेषण है, याद रखना। अब व्याकरण के शिक्षण का जो है उद्देश्य देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, आपके लिए। छात्रों की चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, भाषा के व्याकरण संगत रूप से सुरक्षित रखना, और छात्र को भाषा के गुण दोषों की परख करने का योग्य बनाना। ये सारी क्या है, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब व्याकरण के भेद देख लीजिएगा, व्याकरण के भेद क्या क्या है, तो औपचारिक व्याकरण और अनौपचारिक व्याकरण, ठीक है। अब अनौपचारिक व्याकरण का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। तो जब बच्चों को एक पाठ्य पुस्तक की सहायता से विधिवत ढंग से क्रमपूर्ण व्याकरण के नियमों, उपनियमों, उनके भेदों तथा उपभेदों का ज्ञान कराया जाता है। तो उसमें क्या है, औपचारिक रूप से जब हम करते हैं बच्चे को व्याकरण के बारे में, उसके नियम उपनियम, है ना, जितने भी उसके भेद हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो क्या होता है कि औपचारिक व्याकरण के अंतर्गत आता है ना। अगला देखिएगा, अनौपचारिक व्याकरण। अब इसमें देखिएगा, बच्चों का भाषा का सीखना अनुकरण विधि द्वारा होता है। इसमें कोई मतलब हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसको बच्चा सुन करके, बोल करके, दोहरा करके बच्चा जो है सीखता है ना। तो वे दूसरों की नकल कर के भाषा को सीखता है। इसमें व्याकरण के नियमों का विधिता शिक्षा दिए बिना भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना होता है। अब जैसे कि बच्चा जो है भाषा सीखेगा अनुकरण के माध्यम तो वो केवल सुन के, बोल करके, अभ्यास करके सीखेगा, है ना। उसका नियम के बारे में उसको नहीं पता होगा। जैसे अगर हिंदी ही है तो बच्चा अगर किसी से बात करता है, अगर कुछ मांगता है, जैसे अगर मम्मी को ही बोलेगा कि मम्मी मुझे पानी दो, तो इसको बिना कोई नियम का भी, कोई व्याकरण के नियम का भी सीख सकता है। इसको बच्चा सीधा ही बोलेगा, मतलब नियम के आधार पर ही बोलेगा कि माँ मुझे पानी दो। इसको ये नहीं बोलेगा कि पानी दो मुझे माँ, ऐसे करके उल्टा का भी नहीं बोलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसको बिना व्याकरण ज्ञान का भी वो मतलब शुद्ध मानक भाषा में उसको सुन करके, अनुकरण करके बच्चा जो है सीख जाता है, ठीक है। अब व्याकरण शिक्षण की जो है विधियां देखिएगा, आगमन विधि इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि क्या कहता है कि आगमन विधि में हम
उदाहरणों के द्वारा पढ़ाते हैं, उदाहरणों से सिद्धांत निकालते हैं। इस विधि में हम सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म आदि शिक्षण सूत्रों पर आधारित हम ज्ञान देते हैं। आगमन शिक्षण जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। याद रखिएगा इसको ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। निगमन विधि क्या है? जो आगमन विधि का जो जस्ट उल्टा होता है निगमन विधि, है ना। तो जब शिक्षण नियमों पर आधारित होकर के कराया जाता है, नियम मतलब निगमन मतलब नियम, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, इसको पकड़ने का एक ही चीज़ का, ना से नियम और ना से निगमन, बस इतना याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, है ना। तो यह नियम का कहलाता है, निगमन विधि कहलाता है, ठीक है। और समवाय विधि क्या है? तो इसमें देखिएगा, इस विधि में दूसरा नाम सहयोग जो है प्रणाली है। इस विधि में भाषा के अंतर्गत मौखिक या लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय या रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से जो है व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। और भाषा संसर्ग का जो प्रणाली है, ये क्या कहता है कि यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है ना। यह विधि उच्च मतलब उच्च माध्यमिक स्तर के लिए जो बड़े बच्चे लोग होते हैं उनके लिए यह जो है शिक्षण विधि जो है प्रणाली जो है भाषा उपयोगी होता है। इस प्रणाली में बच्चों को ऐसे लेखकों की संरचनाएं जो है पढ़ाने के लिए दी जाती है जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो, ठीक है। प्रयोग या विश्लेषण का जो प्रणाली है इसको देखिएगा, इस विधि में अध्यापक उदाहरण देकर उसकी व्याख्या तथा प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाता है ना। अब अगला जो टॉपिक है हमारा देखिएगा, ये है भाषीय कौशल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, लैंग्वेज स्किल बेहद इंपॉर्टेंट है। अब भाषीय कौशल के प्रकार देखिएगा, भाषा के 4 कौशल पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको आप ऐसे भी याद करना, सुबोपाली, शॉर्ट में इसका सुबोपाली, और यही क्रम है ना, यही क्रम है सुबोपाली जो है, यही क्रम आपको याद रखना है और यही क्रम से एग्जाम में क्वेश्चन को भी हल करना है ना। अब भाषा के आधारभूत कौशल क्या है? अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से सभी क्या है अंतर संबंधी है। और रिसेप्टिव स्किल है ना, रिसेप्टिव स्किल देखिएगा, ग्रहणात्मक जो है कौशल, ग्रहणात्मक जो कौशल है मतलब जो ग्रहण करने की कौशल है ना, तो इसको समझिएगा, भाषा के ऐसे कौशल होते हैं जिसके द्वारा हमें कुछ ग्रहण करने को मिलता है, जैसे पढ़ना और सुनना। ये दोनों क्या है कि ग्रहण करने की कौशल है ना। ग्रहणात्मक जो कौशल है, रिसेप्टिव स्किल है, इसमें 2 चीज़ आता है, पढ़ना और सुनना, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। और अभिव्यंग्यात्मक कौशल या अभिव्यंजनात्मक, ये इसका 2 नाम होता है हिंदी में, और इंग्लिश में याद रखना है तो प्रोडक्टिव स्किल, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। ये भाषा के ऐसे कौशल हैं जिसके द्वारा हम अपने विचार उत्पन्न करते हैं अथवा प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें विचार को प्रस्तुत करने का कौन कौन से तरीका हो सकता है? तो एक तो बोल करके तरीका हो सकता है और एक लिख करके। तो जो बोलना और लिखना होता है ये प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आता है ना। ये चीज़ दोनों कन्फ्यूज करता है बहुत, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगला जो है श्रवण कौशल देखिएगा। श्रवण कौशल क्या है कि भाषा सीखने के लिए सबसे पहले श्रवण कौशल आता है। बच्चे जो है दूसरों से जो बातें सुनते हैं उन्हें क्या है ग्रहण करके बोलना सीखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब अगला देखिएगा श्रवण कौशल की जो शिक्षण विधियां हैं, है ना। अब इसमें श्रवण कौशल में कौन कौन सी जो इसका विधियां आता है उसको देखिएगा। तो वाद विवाद, अध्यापक बच्चों को किसी भी विषय वस्तु पर वाद विवाद दे सकता है। भाषण, वैसे तो भाषण मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु हम इसको श्रवण कौशल के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर देखिएगा, प्रश्न उत्तर अध्यापक को पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए ताकि यह पता चलता रहे कि बच्चे विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। इंपॉर्टेंट है सभी चीज़, है ना। सरस्वर वाचन, है ना, अध्यापक को किसी बच्चे से विषय वस्तु की ओर उचित स्वर गति से पढ़वाना चाहिए जिससे दूसरे बच्चों का श्रवण कौशल का जो है विकास
हो सके, है ना। शुद्ध लेख, ठीक है। शुद्ध लेख का अर्थ जो बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा वही पूरी सामग्री को लिख सकता है, अतः लिखने के लिए वह ध्यानपूर्वक सुनेगा, है ना। तो इस प्रकार हम बच्चे में जो है श्रवण कौशल उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब कहानी कहना व सुनना, अगला है कहानी सुनना या फिर कहना या फिर सुनना, है ना। तो पहले अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक। अगला देखिएगा मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति जो है इसमें क्या कहता है, मनुष्य अपने मन में आए विचारों को प्रस्तुत दूसरे के सामने जो है प्रस्तुत करता है। यही क्या है, जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन करना, उसको समझना है, बस जो चीज़ लिख रहा है टॉपिक में बस वही चीज़ है। मौखिक मतलब कि बोलना, है ना, अपने विचारों को क्या है कि मौखिक रूप से उसको अभिव्यक्त करना, ठीक है। अब देखिएगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जो है विधियाँ। अब इसमें क्या क्या आता है, तो सस्वर वचन आता है, प्रश्न उत्तर आता है, वार्तालाप, कहानी सुनना, चित्र वर्णन करना, कविता का पाठ करना, भाषण और वाद विवाद, ठीक है। अब अगला जो देखिएगा पठन कौशल या वाचन कौशल, ठीक है। रीडिंग स्किल, पढ़ने का कौशल, है ना, पढ़ने का कौशल या वाचन कौशल, रीडिंग स्किल। इसमें क्या है कि लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना क्या है, वाचन कहलाता है, ठीक है। अब वाचन के प्रकार देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाचन के प्रकार में क्या कहता है कि वाचन का प्रकार सस्वर वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है ना। अब सस्वर वाचन में देखिएगा क्या चीज़ आता है, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाता है, स्वस्वर वाचन कहा जाता है। स्वस्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं, स्वस्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं, याद रखना, व्यक्तिगत वाचन और दूसरा सामूहिक वाचन। और व्यक्तिगत वाचन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा आवाज़ करते हुए पढ़ना, व्यक्तिगत वाचन जो व्यक्तिगत होता है ना। अब क्या है कि सामूहिक वाचन क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक छात्र एक साथ पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो सामूहिक वाचन कहते हैं, ठीक है। और मौन वाचन देखिएगा, मौन वाचन लिखे हुए को बिना आवाज़ के साथ पढ़ना, क्या है, मौन रहकर बोलना कि बिना बोले हुए जो भी हम पढ़ते हैं वही क्या है, मौन वाचन। अब मौन वाचन के प्रकार देखिएगा तो द्रुत वाचन, है ना। तो इसमें क्या है, द्रुत वाचन में द्रुत वाचन के द्वारा बालकों में शीघ्र पढ़ने की आदत विकसित होती है, जिसमें बच्चे जो है कम समय में अधिक से अधिक शब्दों को पढ़ पाते हैं, है ना। और गंभीर वाचन, है ना, जब बच्चे अपनी विषय वस्तु को एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं तो वह क्या है कि गंभीर वाचन है ना। आदर्श वाचन क्या कहलाता है, आदर्श वाचन देखिएगा अध्यापक द्वारा दिए गए वाचन को क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं, ठीक है। अनुकरण वाचन क्या है, तो छात्रों के द्वारा किया जाने वाला सस्वर क्या है, अनुकरण वाचन। जैसे हम पहले पाठ को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे पीछे पीछे बच्चे उसको क्या है, स्वस्वर वाचन के माध्यम से उसको बोलता है, तो वही अनुकरण वाचन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देख लीजिएगा वाचन, जो वाचन है पठन का जो है ना, कि जो विधियां हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। तो वर्णोच्चारण विधि, तो इस विधि में क्या करते हैं कि इस विधि के द्वारा अध्यापक श्याम पट्ट पर एक एक वर्ण को लिखकर उसका उच्चारण करवाता है ना। अक्षरबोध विधि क्या हो जाएगा, वर्ण सिखाने के बाद बच्चा वर्णमाला को सीखता है ना। जो वर्ण सिखाने के बाद जो है बच्चा वर्णमाला को सीखता है। इस विधि में वर्णों का ज्ञान कराने के लिए चित्र भी दिखाए जाते हैं, ठीक है, चार्ट के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, है ना। जो वर्ण को सिखाने के बाद उसकी जो है एक्चुअल में प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाया जाता है और बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा ध्वनि साम्य विधि। इस विधि में जिन वर्णों की ध्वनि एक जैसी होती है उसकी को सिखाया जाता है। ध्वनि साम्य में क्या है कि हम एक ध्वनि, जिन वर्णों की ध्वनि एक जैसी होती है ना, तो उनको हम एक ध्वनि को जब सिखाते हैं तो उसी के साथ साथ दूसरा ध्वनि को भी उच्चारण करने के लिए बच्चे को है जो है सिखाते हैं, है ना। और वाक्य विधि क्या है
कि इस विधि में अध्यापक चार्ट पर लिखा हुआ वाक्य को पढ़ाता है। अगर चार्ट में अगर है तो हम जो है वाक्य विधि में हम जैसे अगर अनार है तो आ न र, है ना, ऐसे कर करके उसको जोड़ करके बच्चे को चार्ट के माध्यम से दिखा दिखा करके हम बच्चे को अभ्यास कराते हैं, है ना। कविता विधि क्या हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों में छोटी छोटी कविताओं को गायन के माध्यम से सिखाना, है ना। तो यही क्या है, कविता विधि कहलाता है ना। और कहानी विधि क्या हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनने में बहुत रुचि रहती है ना। तो कहानी और कविता बच्चे को, कविता में भी वही है, जो चीज़ टॉपिक सब टॉपिक है इसका, उस चीज़ का बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहानी विधि है पूछा है तो इसमें बच्चे को कहानी सुनने में भी अच्छा लगता है, और रुचिपूर्ण अगर हो तो बच्चे फिर और इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ उसको भाविक होकर के अपना मतलब एकदम ध्यानपूर्वक होकर के उस कहानी को सुनते हैं और सीखते हैं। अगला है अनुकरण विधि। अनुकरण का अर्थ ही आपको पता है कि नकल करके सीखना, है ना। अनुकरण हम बच्चे को जब सुनाते हैं या फिर गाते हैं तो बच्चे को यह बोला जाता है कि आप भी हमारे साथ जो है पीछे पीछे बोलना, उसको गाने का अभ्यास करना, है ना। तो वही क्या हो जाता है, अनुकरण विधि कहलाता है, ठीक है। अब अगला देखिएगा संयुक्त विधि क्या है। तो जब सभी विद्यार्थियों की जो इच्छाएं हैं, है ना, उसको ग्रहण करके उनका मिश्रित रूप से प्रयोग करते हैं तो वही क्या कहलाता है कि संयुक्त विधि कहलाता है, ठीक है। और लेखन कौशल देख लीजिएगा। लेखन कौशल में क्या है कि अपने मन में आए विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। जैसे निबंध प्रतियोगिता होता है तो निबंध प्रतियोगिता में जिसका अच्छा लेखन रहता है तो उसको मतलब बहुत अच्छा प्राउड या प्रोत्साहन या कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है ना। तो ये लिखने का जो कौशल है इसी से विकसित होता है ना। पता चलता है कि किसका लेखन कौशल कितना अच्छा है, ठीक है। अब अगला देखिएगा, विभिन्न स्तरों पर भाषा शिक्षण की जो है चुनौतियां जो है ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अब इनकी भाषा शिक्षण की क्या है, चुनौतियों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें चुनौतियां क्या क्या मिलता है देखिएगा, समावेशी शिक्षा, ठीक है ना। जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के समान शिक्षा अवसर प्रदान कराए जाते हैं तो ये क्या कहलाता है कि समावेशी शिक्षा। हम सभी बच्चों को, चाहे उसकी मानसिक, शारीरिक, भौतिक क्षमता कैसे भी हो, है ना, हम सभी बच्चों को एक समान मान करके उसमें कोई भेदभाव ना रख करके, है ना, किसी की जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो भी, है ना, और जो मतलब कि कमज़ोर है, जो समान है, जिसका या फिर मंद बुद्धि का जो बालक है, सभी को मतलब एक साथ बैठा करके, है ना, उनको एक समान शिक्षा प्रदान करना, वही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, सांकेतिक शिक्षा। सांकेतिक शिक्षा में क्या है कि जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ाई शुरू करते हैं, वही क्या है, सांकेतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इम्पोर्टेंट है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य देखिएगा, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों को हम आत्मनिर्भर बना सकें, बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास कर सकें, ठीक है। सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ सकें, है ना। सभी बच्चों की भ्रांतियों को जो है वो दूर करना, ठीक है। समावेशी शिक्षा की प्रकृति देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा, है ना। समावेशी शिक्षा की प्रकृति जो है सभी बच्चों के हक में होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। असमर्थ बालकों को भी समान सुविधाएं प्राप्त जो है होती हैं। वही चीज़ बोला, समावेशी शिक्षक में जो प्रतिभाशाली है बच्चा वो भी, जो सामान्य बुद्धि वाला बालक है वो भी, और जो मंद बुद्धि वाला है बालक वो भी, तीनों को मतलब एक साथ बैठा करके, एक कक्षा में बैठा करके सामान्य रूप से सभी बालकों को एक समान मान करके, अध्यापक हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमें सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनको सामान्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वही क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है ना। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है तो इसको देख लेते हैं। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु समावेशी शिक्षा की वजह से हम समाज को इकट्ठा करते हैं
तब वे एकीकरण के कारण सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। जो चीज़ मैं बताया वही है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि हम उसमें ताकि भेदभाव ना रहे, है ना, हम सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है, अगर कोई विकलांग बालक है उसको भी हम क्या है अपनी कक्षा में उतना ही महत्व देंगे जितना एक सामान्य बालक को मिलता है और जितना एक प्रतिभाशाली बालक को मिलता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अधिगम प्रक्रिया की जो विशेष त्रुटियां हैं उसको समझते हैं ना। पढ़ने संबंधित जो है अक्षमता, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो कई बार बच्चे पढ़ते समय त्रुटियां करते हुए देखे जाते हैं, तो शब्दों को पढ़ते समय भी त्रुटियां कर देते हैं। उदाहरण के लिए राम को पढ़ना, है ना, राम को मारा, ठीक है, तो इसमें 100 को वास पढ़ना। ठीक है, अब अगला देखिएगा, इसके जो है 2 प्रकार हैं। अब पढ़ने की जो जिसके अंतर्गत जो डिसीज तो नहीं बोलना चाहिए, पढ़ने के जो प्रकार हैं, है ना, ये 2 प्रकार के हैं ना। एक तो एलोवेक्सिया और दूसरा है डिसलेक्सिया। ये जो पढ़ने से संबंधित विकार है, ये जो है विकार के अंतर्गत आता है, विकार, है ना। ठीक है, पढ़ने से संबंधित 2 विकार आता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, अक्षमता, लिखने से संबंधित जो है अक्षमता किसके अंतर्गत आता है इसको समझते हैं। तो लिखने से संबंधित 3-4 चीज़ें आती हैं ना। तो जो आपको मैं बताया कि पढ़ने से संबंधित 2 चीज़, एलेक्सिया, ठीक है, एलेक्सिया याद रखिएगा, और डिसलेक्सिया याद रखिएगा। ये जो विकार है ये किससे संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित है ना, पढ़ने से संबंधित विकारें हैं। अब अगला है लिखने से संबंधित विकार, अक्षमता। तो कई बार बच्चे लिखते हुए त्रुटियां कर देते हैं। लिखने की त्रुटियां को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए लिखने में क्या क्या आता है। डिस्प्रैक्सिया लिखने से संबंधित है। अग्रेफिया ये भी लिखने से संबंधित विकार है। डिस्ग्राफिया ये भी लिखने से संबंधित विकार है। अप्रोक्सिया ये भी लिखने से संबंधित विकार है। इसका जो है विकार वाला जो टॉपिक है इसको मैं एक अलग से वीडियो इसका लाऊंगा आपके लिए, है ना। उसमें और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, अफेक्सिया क्या है ना, एलेक्सिया क्या है, ग्रेफिया क्या है, इनके बारे में फिर हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला है गणित संबंधित क्षमता। ठीक है, गणित संबंधित अक्षमता देखिएगा। इस अक्षमता के अनुसार बच्चे गणित के चिन्हों को गलत समझते हैं। गणित संबंधित समस्याओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये जो है विकार वाला साथियों है, इससे 1 नंबर फिक्स ही आता है, चाहे सीजी टेट हो या फिर सीचेट, मतलब कि आपका शिक्षक भर्ती हो, है ना। कोई किसी भी अगर आप टीचिंग एग्जाम में दे रहे हैं तो विकार से संबंधित 1 प्रश्न आपका एकदम फिक्स है कि आना ही आना है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। अब गणित से संबंधित में देखिएगा क्या क्या आता है, कौन कौन से विकार आते हैं। तो लैप्सिकल आता है, लैप्सिकल, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया आता है, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, है ना, और वर्बल डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। ये चीज़ें जो है गणित से संबंधित चीज़ें आता है ना। और मौखिक, ठीक है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, इस अक्षमता को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। अब मौखिक रूप से जिसको बोलने से संबंधित है ना, तो डिस्फेजिया याद रखिएगा, अफेसिया और डिस्फेजिया, ये 2 विकार ऐसे हैं जो बोलने से मौखिक रूप का जो विकार होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है ना, हम जो अगला टॉपिक है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री, इसको हम नेक्स्ट जो है वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है लंबा होते जा रहा है ना। तो आज जितना बताऊं साथियों, बेहद इम्पोर्टेंट लाइन और टॉपिक है ना। ये बहुत आसान चीज़ें हैं दोस्तों, जो आपको 10 से 15 नंबर का वेटेज रखती है ना। आप इसको अच्छे से तैयारी करिए। जो शब्द हैं, जो टॉपिक दिया हुआ है उसको जो इधर का जो डिस्क्राइब वाला है वो उसके शब्द के अनुरूप ही है। आप इसको अगर 1 से 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें जो है आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम CGTET शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके लिए अगर जब भी नया वीडियो अगर अपडेट करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जो है पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।